ओके, तो बच्चे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे वो एबनॉर्मल लॉस के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। क्या बच्चे आप लोग को एबनॉर्मल लॉस समझ में आया? प्रैक्टिकल आप लोग बनाए थे। माही नेक्स्ट कंटेंट देखिए, तो माही आई होप कि लास्ट में, अब तो लास्ट एडजस्टमेंट हो गया ये एबनॉर्मल लॉस। यस सर। तो अब आप लोग बच्चे इसको क्या कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट मुझे बताइए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का जो हम बनाए थे, क्या इसमें आप लोगों को और कुछ डॉट पूछना है? तो पहले बच्चे आप लोग पूछ लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जसवंत, रोल नंबर 25, बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। बताइए अनीसा। यस सर। बच्चे बताइए क्या एडजस्टमेंट मतलब लगभग समझ में आ गया सही बच्चे को? सर एक बार सर वो जो लॉस इज फुल्ली रिकवरेबल फ्रॉम द इंश्योरर, ये वाला एक बार बता दीजिए सर। इरिकवरेबल वाला ना? रिकवरेबल वाला सर। रिकवरेबल, देखो रिकवरेबल वाला मतलब होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपको याद होनी चाहिए कि जो भी आप क्लेम करती हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में, तो क्या वो क्लेम का पूरा सेटलमेंट कर देता है कि कुछ करता है, कुछ नहीं करता है? कुछ करता है सर, कुछ नहीं करता। हाँ, तो ये दो कंडीशन नहीं, किसी किसी कंडीशन, जैसे मरीन का केसेस होता है, तो मरीन सब केसेस में क्या होता है, उसमें 100% सेटलमेंट हो जाता है, तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। अगर 5 लाख का सामान मान लो मतलब यूके से चला इंडिया के लिए, और बीच में मान लो कोई शिप से हम लोग गुड्स लाते हैं, तो शिप अगर डूब गया पानी में, तो वो तो 100% तो उसको पूरा का पूरा कुछ रिलाइज थोड़ी होगा इंश्योरेंस कंपनी को उस प्रोडक्ट से, उससे। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में क्या होता है कि 100% आपका जो है सो सेटलमेंट होता है। लेकिन चाहे वो फायर के केसेस हो, या चाहे आपका क्या हो जाए सॉरी एक्सीडेंट का केसेस हो, ये सब केसेस में क्या होता है कि उसमें 100% आपका जितना आप क्लेम करोगे उसका 100% नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या करता है, जैसे आप क्लेम करोगे जितना, उसका 70%, उसका 80%, उसका 60%, ऐसे वो भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, उसको इन्वेस्टिगेट कर लेता है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो देखता है, अगर फिर उसको पता चलता है कि नहीं सही में इतना हुआ है, तो फिर वो सेटलमेंट करता है। तो ये बेसिक चीज हम आपको बताए थे। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, तो लॉस को हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो एक्चुअल लॉस होगा, जैसे मान लो 5,000 का था और 3,000 रुपया सेटलमेंट किया, तो 3,000 दिया, मैंने देने वाला है, दिया नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया क्लेम, जो हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को 3,000 से हम एसेट साइड में दिखा देंगे। 5,000 में से 3,000 दिया, कितना नहीं दिया, 2,000 नहीं दिया, तो 2,000 पीएल अकाउंट के डेबिट में कर देंगे। और टोटल कितना का गुड्स मतलब ये हुआ था, फायर हुआ था सॉरी 5,000 का, तो 5,000 को हम क्या करेंगे, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखा दो, और या तो आप क्या करो, परचेज डिडक्ट कर दो। ये तो समझाए हैं। ओके सर, इसमें जो भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा था उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, तो ये क्रेडिट साइड में क्यों दिखाते हैं? एक्सपेंसेस लॉसेस को तो हमेशा डेबिट करते हैं ना। आप एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं ना, तो आप बात सही है कि जैसे रेंट पेड किए तो रेंट अकाउंट या टू कैश करते थे, ये तो एबनॉर्मल केसेस है ना। तो आप एक काम करो ना, आपको तुम बताए थे ना कि इसको परचेज में से आप डिडक्ट कर दो। आप तो वो तो दूसरा ऑप्शन हो गया ना। हमको यही समझना है कि क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में करते हैं। इसलिए चूंकि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज किए होंगे, जो परचेज आप जो सामान खरीदे होंगे, वही सामान न जला होगा। यस। तो आप जब परचेज किए होंगे तो एक्सपेंसेस है, तो उसको डेबिट किए होंगे परचेज अकाउंट यार, टाइम ऑफ परचेज। तो जब परचेज को हम डेबिट किए, तो वही गुड्स जब आपका क्या हो जाए, आग से जल जाए, तो आप वो डेबिट किए हुए गुड्स को, उसको क्या करोगे, परचेज को क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे? उसको हटाने के लिए, कैंसिलेशन करने के लिए। मान लो 50,000 का सामान था, 10,000 का जल गया,
तो 10,000 से क्रेडिट करोगे ना परचेज को। यस Yes. सर, मतलब नॉर्मल लॉस होता तो डेबिट करते हैं, लेकिन अब हाँ, नॉर्मल क्रेडिट करते हैं। इसमें भी तो आपको लॉस तो डेबिट हो ही रहा है, लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, फिर कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते यस यस एग्जैक्टली। तो कभी कभी हम आपको बता देते हैं कि चलो इसको परचेज नहीं क्रेडिट करके हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, आप ये भी कर सकती हो, ये अल्टरनेटिव है। ऐसे इसको एग्जैक्टली आपको परचेज में से ही डिडक्ट होना चाहिए। सर ठीक ये है? यानी ये ट्रेडिंग में जाता है। हाँ, परचेज में से डिडक्ट कर देंगे। और तो इसका 3 ट्रीटमेंट बताए ना, कि इसमें आपको हम इस तरह से आपको समझाए थे बच्चे, ये देखिए। ओके, तो क्या बता रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में पर्चे देखो ऐसे बनाएंगे हम लोग बच्चे, यहाँ पर जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, तो इसमें से जो भी हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के इनर कॉलम में ऐसे लिखते हैं ना, टू परचेज। मान लो परचेज था कितना, सपोज करो कि आपका परचेज था 1 लाख का, सपोज कितना का था, 1 लाख का, 1 लाख। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देना है, लेस Purchase return. लॉस बाय फायर। Fire. कितना 5,000 लेस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 95,000। यही समझाए हैं कि या तो आप क्या करो काम, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में कर दो, या तो परचेज में से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। यानी दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ये हम हाँ, लोग दोनों में से कुछ भी कर सकती हो। और जब इसका पीएल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इसी का हम लोग क्या काम करेंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया कितना, ये देखो इंश्योरेंस कंपनी हमको 5,000 में से 3,000 रुपया दे दिया नहीं पर देने वाला है फ्यूचर में, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ऐसे पीएल अकाउंट बना देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में यहां पर टू लॉस बाय फायर, अब कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया था जिसमें से 3,000 दे दिया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 2,000। आया समझ में। और इसी का जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब इसी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो यहां पर एसेट साइड में क्या कर देना है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कितना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ओके, यस सर। Yes. कुछ बच्चे वेटिंग में है सर। हाँ बच्चे देख लें। तो बताइए नेक्स्ट क्या बता दे बच्चे आप लोगों को, प्रतिया बताओ। यस सर। कुछ मैनेजमेंट का था आपका चैप्टर, हम किए थे आप लोगों का। इसके बाद एडजस्टमेंट के बाद कौन सा चैप्टर है प्रतिया, आप देख लीजिए अपना सीक्वेंस में बुक में। सर अब नॉर्मल लॉस के बाद भी और भी है सर, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। बस तो उसको कुछ नहीं करना है, चैरिटी हो या डोनेशन हो तो क्या करना है, उसको परचेज में से डिडक्ट कर दो, पीएल के डेबिट में दिखा दो, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा ये। और ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी गुड्स, अगर मान लो प्रोप्राइटर यूज कर रहा है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर क्या, पर्सनल यूज, तो परचेज में से किसी भी कारण से आप याद रखना, एक बार एक सेंटेंस याद रखना, गुड्स का यूज करे, चाहे वो चैरिटी में दे, चाहे वो प्रोप्राइटर यूज करे, चाहे उसको हम क्या करें लॉस बाय फायर हो जाए, ये सभी कंडीशन में एक तो फिक्स है कि इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है, हटा देना। हाँ। दूसरा, जब प्रोप्राइटर यूज करेगा तो ड्राइंग में ऐड कर देना है या कैपिटल में से डिडक्ट करना है, सॉरी। उसके बाद अगर चैरिटी में देगा
तो परचेज में से डिडक्ट करना है, पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या करना है, इसको शो कर देना है। ओके बच्चे, सर इम्प्लाइड इंटरेस्ट, क्या इम्प्लाइड इंटरेस्ट, इम्प्लाइड इंटरेस्ट पढ़िए Yes, तो थोड़ा। सो वही है सर, इम्प्लाइड इंटरेस्ट है सर, उसी का 19 नंबर पॉइंट है सर, उसी का इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट, ये तो फिर ऐसा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है इम्प्लाइड इंटरेस्ट। हाँ ये हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट बिफोर नहीं, जनरल मैनेजर का कमीशन था तो वो तो 22 नंबर पॉइंट में मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट हाँ प्रॉफिट। हाँ 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 तो ये वही 19 नंबर में है सर, इम्प्लाइड IMPLIED इंटरेस्ट। नहीं, उसको पढ़िए तो माही थोड़ा, क्या उसमें दिया हुआ है, क्या कोई बच्चे पढ़ो तो। सर इम्प्लाइड इंटरेस्ट का सर जो बुक में दिया था वो पढ़े। हाँ Sometimes trial balance includes loan account carrying a specified rate of interest. In such a case, it is necessary. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब नहीं समझाए थे, ठीक है वही होगा। हाँ पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए आप। Yes, sir. In such a case, it is necessary to calculate the interest even if nothing is mentioned in the adjustments about the interest. If no amount of interest is shown in the trial balance, the full amount of interest will be treated as outstanding. But if some amount of interest is shown in the trial balance, it should be compared with the full amount of interest, and the difference, if any, will be treated as outstanding interest. ओके ये देखिए, इसमें क्या कहता है कि कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एडजस्टमेंट में कुछ किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है, कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, लेकिन आपको ये इस तरह से लिख देगा। जब ट्रायल बैलेंस में रहेगा ना क्वेश्चन, तो ट्रायल बैलेंस में इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि आपको लिख देगा, ये देखो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको दे देगा कि आपको जब ट्रायल बैलेंस रहेगा ना, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस सपोज कीजिए, हम एक एज्यूम किए कि यहाँ पर क्या है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में आपको इस तरह से लिख देगा 10% लोन, 10% लोन यानी लायबिलिटी साइड में लिख देगा, मान लो 10,000 है सपोज, लेकिन इस लोन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में किसी तरह का कोई मतलब डिस्कशन नहीं किया गया है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बता रहा है। अच्छा दूसरी तरफ ये भी रहेगा ट्रायल बैलेंस में, इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो खर्चा है ना, डेबिट है ना 800। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जो ट्रायल बैलेंस में लोन रहेगा 10% वाला लोन रहेगा, कितना 10,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना सोना है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में कितना दिखाया हुआ है 800। तो बच्चे मुझे यहाँ ये बताओ कि अगर मान लो इस 10,000 का जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10% कितना होगा, 1,000 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. लेकिन इसका एज पर ट्रायल बैलेंस कितना शो किया हुआ है 800। इसका मतलब है कि 1,000 में से 800 घटा देना है, 200 रुपया जो बच जाएगा, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यह चीज कर रहा है। क्वेश्चन पहले समझ में आया? सही बच्चे बताओ। नो सर, इसको सर एक बार बोल दिए तो फिर से। हाँ हम ये क्या समझाए हैं कि अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा ट्रायल बैलेंस में आपका लोन कितना परसेंट है, 10% वाला है, इस पर फोकस रखना, ये 10% ये दिया हुआ रहेगा, ये वाला, ठीक है। अगर सीधा लोन दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब है कि जब ये लोन था तो लोन पर तो इंटरेस्ट चुकाना है ना फर्म को, ना एक लायबिलिटी है ना ये। जैसे मान लो बिजनेस ने जो है प्रत्यय से लोन ले लिया 10,000 का, तो प्रत्यय तो ऐसे तो पैसा देगा नहीं, वो रेट इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. लेगा सर।
तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन क्या ट्रायल बैलेंस, जब इंटरेस्ट का रेट ट्रायल बैलेंस में गिवन हो लेकिन उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कर रहा हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 10% लोन था, इंटरेस्ट था कितना 800 रुपीज दिखाया हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो 10,000 का जो है सो हम क्या कर देंगे, आराम से 10% निकाल देंगे, 1,000 होगा, 1,000 में कितना ऑलरेडी दे चुका है वो, तो 800 रुपया दे दिया है जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट हुआ है। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बच गया 200, इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर लेकिन बुक में सर क्या किया कि लोन जो है सर उसका 10,000 है, लेकिन उसमें ऐड कर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, और सर लोन का सर 12% निकाला है, मतलब हाँ तो ठीक तो है, वहां 12 है, यहाँ पर हम 10 एज्यूम किए हैं, तो 12%। अच्छा अगर 12% अगर सपोज करो, चलो इसी को 12 मान लेते हैं, और क्या है हमको, क्या उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर से देखो 12% है ना, यहाँ पर सर हम ये कह रहे हैं कि सर बुक में सर 10,000 का नहीं निकाला है, जो 800 है ना सर उसका निकाला है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं होगा, 800 पर क्यों होगा, वो तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वो, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेगा बच्चे, वो जब भी करेगा आपको जो जितना लोन लिया है ना उस टोटल अमाउंट पर कैलकुलेट करेगा, और वो देखना चाहेगा कि इसमें कितना ड्यू रह गया, कितना बच गया है। ओके ओके सर। तो जितना बचेगा, अब इसका ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट में कैसे करेंगे, तो आपको एक बात तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए, समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जब हम इसको बनाएंगे तो इंटरेस्ट तो डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ या ना, जो ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट किया हुआ है उसको अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे आप कि नहीं दिखाओगे, तो एक सिंपल यहाँ पर हम लोग बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था ट्रायल बैलेंस में 800 ना, तो इसमें मुझे कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर वहां पर हम 10% माने थे तो 200 रुपया ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1,000 रुपया बाहर कर देंगे, अगर 12% करेंगे तो 400 रुपया इसमें ऐड करना पड़ेगा, और इसी का सेम टू सेम जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लोन तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन कितना था 10,000 का, और कितना आउटस्टैंडिंग आया है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, यानी 10,200, इस तरह से दिखा देना है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग बच रहा है 200 वही है इम्प्लाइड इंटरेस्ट। हाँ 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 वही 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 हो। ओके जल्दी से नेक्स्ट बताइए, माई ये समझ में आया सही बच्चे को, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई, बताइए नेक्स्ट। सर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर एक। हाँ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये देखिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कभी आपको बताए थे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताए थे, याद है, या कोई लीगल एक्सपेंसेस या कोई एडवर्टीजमेंट इस सब तरह का बताए थे कभी, जो एक बार एडवर्टाइज करवा, एडवर्टाइजमेंट सर शायद बताए थे, एडवर्टीजमेंट्स का पता, लेकिन उसका प्रिलिमिनरी बताओ जैसे 5 साल के लिए एडवर्टीजमेंट किए 5,000 रुपया, तो ये तो 5 साल तक बेनिफिट देगा मुझे, हाँ या ना, यस सर, तो उस 5,000 को हम एक ही साल में दिखा देंगे, ये मेरी बुद्धिमानी होगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, नो तो इसीलिए कहता है कि उसका जो रिमेनिंग पार्ट रिटर्न अप हो जाता है कि 5,000 लगा 5 साल में, तो इसका मतलब 1 साल में कितना लगेगा 1,000,
तो बाकी 4000 चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और 1000 कहाँ दिखा देंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। यही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, जिसको अपने ईच अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे। समझ में आया ओरली जी? इनको नोट करवाना पड़ेगा। सर लिखवा देते। लिखो, हेडिंग लिखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure are adjusted. Deferred revenue expenditure are adjusted just like an assets. Just like an assets. Hence, preliminary expenses hence a preliminary, PRELIMINARY, hence preliminary expenses on which heavy hence preliminary expenses, comma, advertisement expenses। अभी तो बोल रहे सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन विच हेवी के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में एक और लिख लीजिए, वहां पर ये एडवर्टीजमेंट भी लिख लीजिए, समझ में आएगा, कॉमा करके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑन विच हैवी अमाउंट, माही, on which heavy amount is spent by the firm are treated as deferred revenue expenditure, are treated as deferred revenue expenditure। समझ में आया? ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो उसको एक ही साल में क्लोज कर दे, ये कहीं से उचित नहीं है। तो बिजनेस क्या करता है कि जितने साल के लिए वो एडवर्टीज किया उतना साल से उसको क्या कर देता है, अमाउंट को, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट। 10 साल का है तो 10 से डिवाइड करेगा। दोस्त नहीं देखते हो शाहरुख खान सब जो एडवर्टाइज करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना जी, नहीं करता है 5 साल के लिए हम कहीं पर भी दूसरा एडवर्टाइज नहीं करेंगे आपके सिवा, कहता है ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये सर 3 to 7 ईयर के लिए ही होता है क्या? मैंने जब भी, अब ये कोई फिक्स नहीं है। अब मान लो बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर है, क्वार्टरली वो एज्यूम करता है 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, तो 1 साल में तो 4 क्वार्टर होता है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझे सर? जैसे बिजनेस अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करता है क्वार्टरली, और 1 साल का आपके साथ हम एग्रीमेंट कर लिए कि प्रत्या प्रकाश इसका एडवर्टाइज बहुत बढ़िया से कर सकता है, तो अब प्रत्या प्रकाश 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया 10,000 में, और मेरा अकाउंटिंग ईयर बिजनेस को का जो हम क्लोज करते हैं वो क्वार्टरली करते हैं, तो इसका मतलब 1 क्वार्टर में तो 2500 होगा ना प्रत्यय है। यस सर। 10,000 लिए पूरे साल का, तो 1 क्वार्टर का कितना होगा, 2500 ना। तो 10,000 आप उसके बिजनेस के बुक्स में नहीं एक ही बार दिखा सकते हो पीएल अकाउंट के डेबिट में खर्च के रूप में, क्योंकि खर्च तो आपका सिर्फ वही अकाउंटिंग ईयर का होगा ना, उतना ही होगा ना। तो बाकी जो 7500 बच गया वो चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, कभी कभी आप फिक्टिशियस एसेट्स का भी नाम सुने होंगे, याद है?
फिक्टिशियस एसेट्स। यस सर, जर्नल एंट्री के टाइम पे एक बार आया था लेकिन याद नहीं। ये हम उसको भी कर सकते हैं। चलिए जर्नल एंट्री लिखिए, एडजस्टमेंट एंट्री लिखिए इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू सर फिक्टिशियस एसेट मतलब सर एक बार फिर से बताइए सर, जनरली उसमें बताया था सर आप कुछ मतलब एडवर्ट। क्या सर? एसेट्स और ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, फिक्टिशियस एसेट्स को ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं बच्चे। मतलब वो भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा वाले चीज हाँ को हाँ मतलब हाँ, हम लोग ही। वही चीज है, उसको भी रिटर्न ऑफ करते हैं हम लोग। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जब ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट लिख लीजिए इसका, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट it is debited to the profit and loss account। और दूसरा लिख लीजिए deferred revenue expenditure is shown, जो रिमेनिंग बच जाएगा, जैसे 5 साल का है तो 1 साल का तो पीएल में दिखा दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बच जाएगा, 4 साल वाला, 4 साल का अमाउंट बचेगा ना। अगर 4 क्वार्टर है, 1 क्वार्टर का पीएल में दिखा दिए तो इसका मतलब 3 क्वार्टर का बच जाएगा ना। तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देंगे। The deferred revenue expenditure is shown on the right hand side of the balance sheet। ओके बच्चे, नेक्स्ट बताइए। सर इलस्ट्रेशन 8 देखिए एक मिनट, एडजस्टमेंट 8 का। इलस्ट्रेशन 8 क्या है उसमें, बच्चे बताओ, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तो। क्या उसमें कहाँ प्रॉब्लम हुआ बताइए तो। सर यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट सर, इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस पेड ऑफ 24 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1986। सर यहाँ पे एडजस्टमेंट सर एक बार देख लीजिए आप, ट्रेड एक्सपेंस है सर 15,400। 15,400 ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस, एक मिनट बच्चे रुक जाओ। यस सर। हाँ बताइए तो, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना का है ट्रायल बैलेंस में, 15,400। चलिए 15,400 ट्रेड एक्सपेंसेस दिखा दिया ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद बताइए। उसके बाद है सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है सर 2400। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना है, 2400। 2400 ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या कर रहा है बताइए। Included in the trade expense is insurance premium of 2400 paid for the year ending 31 मार्च 1986। ठीक है, 2400 जो है सो इसमें इंक्लूड है, ट्रेड एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, यही ना। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से घटा दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। दोनों का जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा बच्चे वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही होगा। अंतर क्या है कि एक में लेस कर दो, दूसरे में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे इसका, तो पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इसको देखिए इसमें इंक्लूड है ना, इस तरह से करेंगे हम लोग बच्चे। ये देखिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस है ना, 15,000 यस सर। ट्रेड, इसमें लेस क्या करेंगे, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 लेस कर दीजिए, 13,000 बाहर कर दीजिए ये। और फिर यही अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या करेंगे, ऐड कर देना है। सर तो बुक के सॉल्यूशन में सर 600 लेस किया गया। तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहा है, कब कब है, ईयर भी दिया हुआ है ना। यस सर, इन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1986।
21 मार्च 1986। और ये एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है इंक्लूडिंग के बारे में? वहां पर भी डेट दिया हुआ है। कहाँ पे सर? नीचे एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में भी है सर। ट्रायल बैलेंस में है सर 31 दिसंबर 1985 और इसमें एडजस्टमेंट में है सर 86। तो बनाना 86 का है ना? यस सर। हाँ, तो 3 महीना का लगता है, ये तो ठीक तो है। अगर 2400 रुपया आपको साल भर का हुआ तो 3 मंथ का कितना होगा? 600 होगा। यस सर, सही है सर। हाँ, तो वो क्वार्टरली निकाला हुआ है सर, लेकिन क्वेश्चन में हाँ। मेंशन नहीं है। नहीं, वो ये ऐसे समझना है कि उसमें अगर मान लेते हैं कि 9 मंथ का शो किया हुआ है, 3 मंथ का शो नहीं किया है, दिसंबर तक का किया है, जबकि करना था उसको मार्च तक का, वही 3 मंथ का निकाल करके उसमें ऐड कर दिया होगा। और क्या, 600। ओके, बन यस जाएगा। सर, यस सर, हो जाएगा सर। हाँ, इसको बना करके किया। अब कितना बचा इसमें? इसमें और कोई एडजस्टमेंट बचा है चैप्टर में? यस सर, कंटीजेंट है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। कितना है? इसको कल हम कंप्लीट कर देंगे। यस हो सर, गया, देखिए उसके बाद वही हमारा है मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट, उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हो गया सर। हाँ, तो एक काम कीजिए ना, मैनेजर कमीशन का, कंटीजेंट लायबिलिटी का हम लोग तब तक आप इतना पर प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है? और कंटीजेंट लायबिलिटी का जो होगा तो उसको कल के सेशन में हम लोग इसको, आप लोगों का तो रेगुलर क्लास है ना, कैसे कैसे कर लेंगे सर मैनेजर वाला? कल इसको बता देंगे। यस सर, बता दीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बना लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सर। ओके सर।